नमस्कार, मैं डीएस स्टूडेंट्स एक बार फिर सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है अल्फा सक्सेस एकेडमी के डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, आज फिजिक्स का नया टॉपिक है आरपी में, जैसे कि आप देख रहे हैं, जिसका नाम है ध्वनि, इंग्लिश में कहते हैं साउंड। तो इसमें आप विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का अध्ययन करेंगे एंड ध्वनि का वेग क्या है इसका भी अध्ययन करेंगे, प्रतिध्वनि क्या होती है उसका भी अध्ययन करेंगे, और पराबैंगनी किरण क्या है, सीटी स्कैन क्या है, वह अल्ट्रासाउंड क्या है, वो सारा इसमें डेटा दिया होगा। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे ध्वनि क्या है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है बच्चों? ध्वनि एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा है, एनर्जी है। प्रकाश भी ऊर्जा है, ऊष्मा भी ऊर्जा है, और ध्वनि भी क्या है? ऊर्जा, एनर्जी। ये ऊर्जा क्या होती है? जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका स्थान निश्चित नहीं है, वही क्या है? ऊर्जा। जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई स्थान निश्चित नहीं है, और जिसका द्रव्यमान बहुत नगण्य है, इसको ही हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। बात क्लियर? तो ध्वनि क्या है? तो आप कहें ऊर्जा। ध्वनि तरंगों के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ध्वनि तरंगों के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। हमारी आवाज़ कमरे में गूंज रही है, लाइव क्लास होते तो हमारी आवाज़ आपके पास जाती और आपकी मेरे पास आती, तो ये क्या हो रहा है? ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। तो अब ध्वनि कब उत्पन्न होती है? यहाँ लाउड स्पीकर छपा हुआ है। जब किसी में कंपन उत्पन्न होते हैं, क्या होते हैं? कंपन उत्पन्न होते हैं। कंपन उत्पन्न होने पर, क्या बोला बच्चों मैंने? कंपन उत्पन्न होने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। उत्पन्न होने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। वाइब्रेशन क्या? जैसे कि हमारा ये डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है बच्चों, और डिजिटल बोर्ड को मैंने इस तरीके से यहाँ से ऐसे टच किया, हिलाया, तो आवाज़ करेगा। तो आवाज़ किया, आवाज़ क्यों आई? यानी आवाज़ या ध्वनि, हिंदी में कहते हैं आवाज़, विज्ञान में कहते हैं ध्वनि, वार्तिकी है। ओके, तो आवाज़ क्यों आई? क्योंकि कंपन उत्पन्न हुए। क्या हुए? कंपन उत्पन्न हुए। ये वाइब्रेशन हो रहा है। हिंदी में कहते हैं कंपन, इंग्लिश में कहते हैं वाइब्रेशन। बात क्लियर? चलिए, तो ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है और इसके द्वारा ध्वनि तरंगों का स्थानांतरण होता है। चलिए, अब देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे साउंड, ध्वनि, ध्वनि तरंगे, इस तरीके से। यहाँ वही पिक्चर है जिस तरीके से पहली वाली पिक्चर से। यहाँ लाउड स्पीकर है, वाइब्रेशन हो रहा है, तो यहाँ से ध्वनि उत्पन्न हो रही है। ध्वनि तरंगों के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ध्वनि तरंगों से क्या होता है? ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ध्वनि तरंगों से ऊर्जा का स्थानांतरण। बात क्लियर बच्चों? अब नेक्स्ट पॉइंट आएगा। अब ये ध्वनि तरंगे हैं, कितने प्रकार की होती है बच्चों? ये ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती है। एक तो श्रव्य तरंगे, एक अवश्रव्य तरंगे, एक होती है पराश्रव्य तरंगे। वो अगले वीडियो में आपको अभी दिखाते हैं। पहले हमने ये दिखा दिया ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती हैं: अवश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। तो ये पॉइंट है ना, यहां पहले बता देते हैं, फिर उनको। अब देख रहे हैं बच्चों, यहां ध्वनि का वेग कह दो या ध्वनि की चाल कह दो, बात एक ही है। ध्वनि का वायु में ध्वनि का वेग या ध्वनि की चाल, बात एक ही है। लेकिन हम जानते हैं, पढ़ाया था आपको न्यूटन वाले में, चाल क्या है? अदिश राशि, और वेग क्या है? सदिश राशि। जानते हैं? तो यहां दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं, वायु में ध्वनि का वेग या वायु में ध्वनि की चाल। अब समझना बच्चों, ये दिया हुआ है, जब वायुमंडल का तापमान, हमने कहा
वायुमंडल का तापमान या रूम का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो, कितना बच्चों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो, और कहीं से ध्वनि आ रही है, आवाज आ रही है कहीं स्रोत से, तो उसका वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। कई बुक्स में ऐसा भी दिया हुआ है बच्चों, यहां पे 331.5, क्या लिखा हुआ है, 331.5 मीटर प्रति सेकंड, यानी वायुमय धुन का वेग 331.5 मीटर प्रति सेकंड, या 5 को यहाँ थोड़ा बढ़ा दिया 0.5, तो यहाँ ये भी है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर एग्जैक्टली आंसर ये आता है और ये आता है तो आंसर फिर हम यही सही करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स में यही दिया हुआ है। माध्यमिक की जो बुक है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में, उसमें भी ये लिखा हुआ है, तो इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। एक कितने डिग्री पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वायु में धुन का वेग 332 मीटर पर सेकंड, या एग्जैक्टली इतना, ओके, तो इसमें कोई मानना नहीं है। चलिए अब बच्चों दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देख रहे हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ता है, क्या बोला, अगर टेम्परेचर बढ़ता है, वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, तो ध्वनि का वेग बढ़ता है। समझना, यहां इस पॉइंट को अभी क्लियर करेंगे। यदि वायुमंडल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, कितना बच्चा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता, तो ध्वनि का वेग, क्या बोला मैंने, ध्वनि का वेग 0.61, क्या बोला, 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है। ध्वनि का वेग कितना बढ़ जाता है, 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है। तो ये पॉइंट आता रहता है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कितना बढ़ जाता है बच्चों, 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है। अब समझना, तापमान बढ़ गया तो ध्वनि का वेग बढ़ गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहां दे देते हैं, फिर इसके बारे में बात कर लेंगे। यदि वायुमंडल में नमी बढ़ती है, क्या बोला मैंने, नमी या आर्द्रता बढ़ती है, क्या बोला बच्चों, वायुमंडल में नमी लिखना चाह रहा हूं, नमी या आर्द्रता, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तो भी ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, तो भी ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि वायु का घनत्व कम हो जाता है। क्या बोला मैंने, वायु का घनत्व कम हो जाता है। तो दूसरा पॉइंट कैसे, यदि वायुमंडल में नमी या आर्द्रता, इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमिडिटी, ओके, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तो ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो भी वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि वायु का घनत्व कम हो जाता है। नेक्स्ट बच्चों, तीसरा पॉइंट इसका लिखा मैंने, महत्वपूर्ण पॉइंट वो भी है, यहां तीसरा पॉइंट लिखा मैंने बच्चों, यहां इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। यदि, क्या बोला मैंने, यदि दाब बढ़ता है, क्या बोला मैंने, दाब, प्रेशर, प्रेशर कैसा होता है, बढ़ता है, तो ध्वनि के वेग पर, ध्वनि तो लिखा है ऊपर, वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बात क्लियर बच्चों, इस बार इंपॉर्टेंट। तो यही जो पॉइंट है ना, ये वाला जो लास्ट में लिखा है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है बच्चों, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये सवाल एलडीसी में आ चुका है, एनटीपीसी में आ चुका है, और ये सवाल एसएससी में भी कई बार पूछ लिया गया है। कैसे, यदि वायुमंडल में वायु दाब बढ़ता है तो ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा,
बढ़ेगा का घटेगा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बच्चों, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, धुन का वेग उतना ही रहेगा। बात क्लियर? तो ये पॉइंट तीनों क्लियर होते हैं। अब पहला वाला फिर, यदि वायुमंडल का तापमान कितना बढ़ा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है तो वायु में धुन का वेग कितना बढ़ जाता है बच्चों? 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है। बात क्लियर? और आर्द्रता बढ़ने पर भी धुन का वेग बढ़ जाता है। नेक्स्ट बच्चों, अब सवाल दिया हुआ है यहाँ पे, देखना ये क्या दिया हुआ है, 344.2 मीटर पर सेकंड 20 डिग्री पर। अब हमने क्वेश्चन ऐसे बोल दिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां बोल सकते हैं कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वायु में धुन का वेग कितना होगा। समझना प्यारे बच्चों, 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वायु में धुन का वेग कितना होगा, समझना। तो कैसे हल करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे, यानी जब 1 डिग्री तापमान बढ़ता है तो जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है तो वायु में धुन का वेग कितना बढ़ जाता है? 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है। बढ़ जाता ना, इतना मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है। अब टेम्परेचर कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। तो क्या करेंगे बच्चों, अब 20 पर कितना बढ़ेगा, तापमान कितना बढ़ेगा? 20 डिग्री। जब 1 डिग्री बढ़ने पर इतनी वृद्धि होती है वेग में, तो 20 पर कितना होगा, यानी ऐसे कह सकते हैं एक पेन 0.61 पैसे का आता, मान चलिए, तो 20 पेन कितने के आएंगे? 20 गुणा 0.61, सीधी बात है ना। तो 20 पर कितना बढ़ेगा बच्चों, हम क्या कर देंगे, 20 मल्टीप्लाई 0.61, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, गुणा करके आगे निकाल लेंगे तो यहां आएगा 6 दूनी 12 और ये 12, तो आया 12.2 आया कि नहीं आया। और धुन का वेग कितना होता है, 0 पर कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड। 20 पर कितना हो गया? 12 पॉइंट बढ़ गया, तो ये 12 यहां बढ़ा तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। अतः 20 डिग्री पर धुन का वेग बराबर क्या कर देंगे बच्चों? 332 तो है ही है आपका, ओके, 332 प्लस 1 प्लस 12.2 इजिकल टू कितना हो जाएगा, यानी 344.2 मीटर प्रति सेकंड। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? एक बार फिर, 0 डिग्री पर धुन का वेग कितना बढ़ता है? 0.61 बढ़ता है, वृद्धि होती है। बात क्लियर? अब हमने कहा टेम्परेचर कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है, तो 20 पे कितना बढ़ेगा? 20 मल्टीप्लाई 0.61 इजिकल टू कितना आया? 12.2 आया। 0 पर कितना धुन का वेग होता है? 332। अतः 332 प्लस 12.2 जोड़ देंगे। इस तरीके से यहां ये दिया हुआ है। इस तरीके से आप कोई भी सवाल है आप निकालेंगे कि नहीं। अब हमने फिर एक सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 बोल दिया। क्या बोला? क्वेश्चन नंबर, इसको हमने मान लिया, चलो 2 क्वेश्चन नंबर पूछा, क्वेश्चन नंबर 2 हमने ऐसे दे दिया कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर धुन का वेग क्या होगा, टेम्परेचर मई जून में। तो टेम्परेचर कितना बढ़ा? 50 डिग्री पर धुन का वेग कितना होगा? क्या बोला? 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर धुन का वेग ज्ञात करें, है ना। तो हम कैसे करेंगे बच्चों, है ना, 20 डिग्री पर धुन का वेग ज्ञात करें। तो क्या कर लेंगे यहाँ पे, 0 डिग्री यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वृद्धि कितनी होती है? 0.61 मीटर प्रति सेकंड होती कि नहीं होती है। एंड 50 डिग्री पर धुन का वेग कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, 50 डिग्री पर धुन का वेग क्या करेंगे, तो 50 डिग्री पर धुन का वेग इज इक्वल टू क्या करेंगे बच्चों, 50.061, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, कितना आया, और 530, ये हो गया, है ना। अब हमने क्या किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया 305, सॉरी, और यहां दशमलव लगा देंगे, 30.5 आया। तो इस 30.5 में हम क्या जोड़ देंगे, 332 जोड़ देंगे। तो धुन का वेग बराबर कितना हो जाएगा, ओके, 332 प्लस क्या कर देंगे, 30.5, ये हाँ ऐड हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो बच्चों कितना निकल के आएगा, ये 5 का 5 हो गया और 2 हो गया और 6 हो गया, 362.5 मीटर प्रति सेकंड होगा कि नहीं होगा, बोलिए।
अतः जब टेम्परेचर मई जून में 50 डिग्री हो जाता है तो जो हम बोल रहे हैं गाड़ियों की आवाज आ रही है, जो भी कहीं से भी ध्वनि आ रही है, उसकी स्पीड कितनी है? 362.5 मीटर पर सेकंड। बात क्लियर? कैसे? एक बार फिर हमने बता दिया यहाँ पे। ओके बच्चों, गौर से फिर समझना। 0 डिग्री पर ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर। 1 डिग्री पर कितनी वृद्धि होती है? 0.61 की। तो 50 का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 50 मल्टीप्लाई 0.61, 50 का मल्टीप्लाई 61 में किया, 0.61 में, तो कितना आया? 5 एकन 5 और 5 एक 30 और 0, तो ये 2 अंक बाद दशमलव यहां लगा दिया, 30.5 आ गया। 30.5 में क्या किया? 332 ऐड कर दिया। 332 से ऐड किया तो कितना आया? 362.5 मीटर पर सेकंड। निकालोगे इस तरीके से। कोई भी सवाल दिया है तो आप तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे। प्यारे बच्चों, अगली स्लाइड की तरफ चले। अब ध्वनि तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? हमने बोला 3 प्रकार की होती हैं, है ना। लिखा है बच्चों, अपस्रवित तरंगें, श्रव्य तरंगें और पराश्रवित तरंगें, यानी इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं इंग्लिश में इनको। क्या कहते हैं इनको बच्चों? यहां लिखा मैंने इंग्लिश में, क्या कहते हैं इनको? इंफ्रासोनिक वेव। इंफ्रासोनिक वेव समझना। और क्या है श्रव्य तरंगें? इनको कहते हैं ऑडिबल वेव। क्या कहते हैं बच्चों? AUDIVLE, ऑडिबल वेव। इंफ्रासोनिक वेव, एंड बच्चों पराश्रवित तरंगों का अल्ट्रासोनिक वेव। क्या कहते हैं बच्चों? अल्ट्रा, ULTRA सोनिक वेव। अब आप समझना ये डिफरेंस बिटवीन तीनों में अंतर क्या है। अब ध्वनि की आवृत्ति, जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति का मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज। क्या बोला? ध्वनि की जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति का मात्रा क्या होता है बच्चों? हर्ट्ज। हर्ट्ज होता ना, इसको शॉर्ट में SZ लिख लेते हैं। अब क्योंकि विलियम हर्ट्ज ने आवृत्ति की डेफिनेशन दी है, इसलिए विलियम हर्ट्ज के नाम पर आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज रखा गया। बात क्लियर? अब बच्चों समझना, अब श्रव्य तरंगें क्या होती हैं? जिनको हम नहीं सुन सकते हैं। वे तरंगें जिनकी आवृत्ति 0 से, लिखा ना, 20 हर्ट्ज से कम होती है। 20 Hz से कम, हमने कहा 0 होती है, और हमारे कान आसानी से नहीं सुन पाते हैं, यानी बिल्कुल नहीं सुन पाते हैं। और कुछ जानवर हैं, जैसे हाथी है, सर्प है और पक्षी हैं, इन तरंगों को सुनने में सक्षम होते हैं। जो भी अन्य जीव हैं, जैसे हमने कहा डॉग है, क्या बोला मैंने? डॉग है, कैट है, कुत्ता, बिल्ली है, एंड सर्प है, स्नेक, इन ETC, ये इन तरंगों को सुनने में सक्षम होते हैं। लेकिन मानव इन तरंगों को नहीं सुन सकता है। बात क्लियर? एंड बच्चों श्रव्य तरंगें होती हैं जिन्हें हम सुन सकते हैं, जिन्हें मानव इनको सुन सकता है, और इनकी आवृत्ति 20 से 20,000 SZ होती है। कितनी होती है बच्चों? इन तरंगों की आवृत्ति इतनी होती है। मानव तथा अन्य जीव जंतु इन्हें सुन सकते हैं। नेक्स्ट अगला पराश्रव्य तरंगें दी हुई है बच्चों। पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। इन तरंगों को भी मानव नहीं सुन सकता है। ये चमगादड़ दिया है पिक्चर में, बैट, यानी बैट मीन्स चमगादड़। इसके जानते हैं दिन में इसको दिखाई नहीं देता है, तो इसके नेत्रों से कौन सी तरंगें निकलती हैं? पराश्रव्य तरंगें या अल्ट्रासोनिक तरंगें निकलती हैं, और इसे आसपास का जो अवरोधक है, जो भी है, उसका इसे पता चल जाता है। अवरोधक माने दीवार है, पेड़ पौधे जो भी हैं, तो उसे
चमगादड़ यहाँ है और ये पराश्रय तरंगें कई फीट आगे रहती हैं और वहां टकरा करके इसके वापस इसके बॉडी से टचिंग होती हैं और इसको आभास होता है कि ये कुछ रुकावट है, डायरेक्शन चेंज कर लेता है, तो इसके नेत्रों से ये तरंगें उत्सर्जित होती हैं। प्यारे बच्चों, अब पराश्रय तरंगों के कुछ उपयोग भी हैं बच्चों, उनके बारे में बात कर लेते हैं। इन तरंगों के क्या क्या उपयोग हैं, चलो यही दिखा देते हैं, यहां लिखा होगा ये। ओके, अब देखना प्यारे बच्चों, इसके बाद यहां पहुंचे, मानव किन तरंगों को सुन सकता है, श्रव्य तरंगों को, ऑडिबल वेव, क्या लिखा था, ऑडिबल वेव, मानव इन तरंगों को सुन सकता है। बात क्लियर। और इनकी आवृत्ति 20 से 20,000 HZ क्या, हर्ट्ज, आप सभी जानते हैं, आपने पढ़ा है। बात क्लियर। एंड बच्चों अगला पॉइंट्स देख रहे हैं, ये अवश्रव्य तरंगें, इंफ्रासोनिक वेव, क्या बोला था, इंफ्रा, INFRA, इंफ्रासोनिक, SONIC वेव। तो ये कहां से निकल रही हैं, इंफ्रासोनिक वेव। छोटे छोटे जीव जंतु हैं, देख रहे हैं ना, ये हमने कहा फिश है, क्या है, ये फिश है, और हमने कहा कोई इंस्ट्रूमेंट है ना, या कोई सायरन है गाड़ी का, क्या है ये, जो गाड़ी पे हूटर लगे होते हैं, गाड़ी पे क्या लगे होते हैं, हूटर, है ना, तो वहां से ये तरंगें उत्सर्जित होती हैं। बात क्लियर। नेक्स्ट बच्चों अगली स्लाइड पे पहुंचे हम, अगला पॉइंट आता है पराश्रव्य, अल्ट्रासोनिक वेव। क्या आती है ये, अल्ट्रासोनिक वेव। तो अल्ट्रासोनिक वेव, इसके उपयोग देख रहे हैं। चमगादड़ की तो बात आगे और दिखा देते हैं। सोनोग्राफी हो रही है, ये क्या हो रही है बच्चों, सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में इन तरंगों का प्रयोग किया जाता है, नंबर 1। फिर आपको समझा देते हैं। उसके बाद क्या होता है बच्चा, इसका उपयोग और कहां किया जाता है, कीमती कपड़े, क्या बोला मैंने, कीमती कपड़े, कीमती कपड़े साफ करने में ओके, इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों तीसरा क्या है, मशीनों के पुर्जे, क्या बोला, मशीनों के पुर्जे, मशीनों जो पार्ट या पुर्जे, ओके, मशीनों के पुर्जे साफ करने, पुर्जे साफ करने में। नेक्स्ट बच्चों इन्हीं तरंगों का उपयोग मशीनों के पुर्जे हो गए। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है, रुधिर रहित ऑपरेशन करने में। क्या बोला मैंने, शरीर के जिस अंग में रुधिर नहीं होता है उसे रुधिर रहित ऑपरेशन करने में। अगला पॉइंट, एंड कारखानों की चिमनियों से, क्या बोला मैंने, कारखानों, जो भी इंडस्ट्री है वहां चिमनी लगी है, कारखानों की चिमनियों से, चिमनी, ओके, चिमनी से जो कार्बन निकलता है, धुआं काला काला, चिमनी से कालिक, काली जो कार्बन जमा हो जाती है, कालिक को हटाने में, कालिक हटाने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। अब देख रहे हैं बच्चों सोनोग्राफी में ये इस तरीके से प्रिंट आउट निकलता है। ये सोनोग्राफी मशीन में पेशेंट को एक लेटा लिया जाता है, टेबल पर लेटाने के बाद एक ट्रांसड्यूसर होता है, क्या बोला, ट्रांसड्यूसर होता है, एक लेप लगाया जाता है, चिकना पदार्थ होता है, और चिकने पदार्थ को पेट पे इस तरीके से घुमाता रहता है। तो उसकी जो कंडीशन है उसके, सपोज हमने कहा कोई माता बहनें हैं वो अपने बच्चे की जांच कराने जाती हैं, तो यूट्रस के अंदर जो बच्चा पनप रहा है, सारी गतिविधियां या मशीन के, है ना, मशीन के माध्यम से मॉनिटर जुड़ा होता है, ये पीसी जुड़ा होता है, पीसी पर ये सारा डेटा दिखाई देता है डॉक्टर्स को, और इसका प्रिंट आउट दे देता है, जिससे प्रिंट आउट निकल के ये कॉपी
निकल कर जाती है और ये डॉक्टर्स को रिपोर्ट के तौर पे दिखाई जाती है। एंड इसके अलावा सोनोग्राफी यूट्रस में पलने वाले बच्चे की जाती है। एंड बच्चों बॉडी में कहीं फेफड़ों में इन्फेक्शन है, गर्दन में कहीं इन्फेक्शन है, इसकी भी सोनोग्राफी कराई जा सकती है और कराई जाती है। तो सोनोग्राफी में इन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगली स्लाइड पे बच्चों पहुंचे हम। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? चमगादड़। आप देख रहे हैं हमने क्या बोला, चमगादड़ के नेत्रों से ये तरंगें उत्सर्जित होती हैं और इस तरीके से बच्चों चमगादड़ तो यहां है और कोई हमने कहा ये कोई कीड़ा है, कोई जानवर है। ओके, तो यहां से ये तरंगे यहां से ऐसे निकल रही हैं, देख रहे हैं ना, ये सिंबल है ना, ये वाला ये। ओके, ये तरंगे यहां जा रही हैं, ये वाली ये, और यहां से वापस टकरा करके ये इस तरीके से ये आ रही हैं, ये डॉट डॉट वाली वापस टकरा के आ रही हैं और इसे अवरुद्धक का पता चल जाता है। अतः ये सभी जानते हैं लगभग। अब बात करते हैं बच्चों ध्वनि का वेग। वेग कह दो या ध्वनि का चाल कह दो, वेग या चाल, बात देखिए है ना। अब जब 0 डिग्री टेम्परेचर होता है वायुमंडल का तो ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड। वो तो याद हो गया। तो इसके अलावा अन्य ये दी हुई है, कुछ दी हुई है, कुछ हम बता देते हैं। भाप में 405 मिनट, जैसे भाप कमरे में है और कहीं से स्रोत से ध्वनि आ रही है तो उस ध्वनि का वेग कितना होगा? 405 मीटर पर सेकंड होगा। बात क्लियर बच्चों। एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्या बोला मैंने, प्योर कमरे में CO2 गैस है, CO2 गैस में ध्वनि का वेग 260 कितना होता है बच्चों? 260 मीटर प्रति सेकंड होता है, याद रखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ध्वनि का वेग 260 मीटर पर सेकंड, भाप में 405 एंड जल में 1482 मीटर पर सेकंड होता है। 1482 से बच्चों 1498 भी लिख सकते हैं, 1498 मीटर प्रति सेकंड। अब ये कैसे लिख दिया मैंने, समझना है प्यारे बच्चों। 1498 मीटर प्रति सेकंड तक हो सकता है। अब देखना, जो स्वच्छ वाटर है, फिल्टर वाटर है, आरओ वाटर है, प्यूरिफाइड वाटर है, उसमें लवण वगैरह, क्लोराइड वगैरह नहीं होते हैं, इसलिए उसमें ध्वनि का वेग कम होगा। जो समुद्री जल है, नदी का जल है, जिसमें क्लोराइड और अन्य अवयव मिले हुए हैं, उसमें ध्वनि का वेग अधिक होता है। बात क्लियर? क्या बोला मैंने? जैसे कि ये समुद्री जल है ना, सी वाटर लिख दिया मैंने, समुद्री जल, सी वाटर, रिवर, RI रिवर वाटर, है ना, एंड अन्य जो भी वाटर हैं उनमें ध्वनि का वेग ज्यादा होता है। लेकिन जो फिल्टर पानी होता है, क्या बोला मैंने, जो फिल्टर पानी होता है, आरओ वाटर कहते हैं या प्यूरिफिकेशन वाला वाटर होता है, उसमें लवण नहीं होते हैं। क्या बोला मैंने? इसमें लवण व क्लोराइड, क्या बोला बच्चों मैंने, लवण व क्लोराइड नहीं होते हैं, इसलिए इनमें ध्वनि का वेग कम होता है। और इसमें लवण, क्लोराइड और सल्फेट मिले होते हैं, लवण, क्लोराइड व सल्फेट मिले होते हैं। बात समझना क्या आपके? लवण और क्लोराइड एंड सल्फेट, इसलिए इनमें ध्वनि का वेग अधिक होता है। बात क्लियर? चलिए अगला पॉइंट हमने यहां इसको आगे बढ़ाया, यहां बात क्लियर हो गई, ये हो गई। एल्कोहल में ध्वनि का वेग कितना होता है बच्चों? 1213 मीटर पर सेकंड होता है। लेकिन यही हम हाइड्रोजन की ओर बात कर लेते हैं। जो हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन गैस में ध्वनि का वेग 1269 मीटर प्रति सेकंड होता है। ओके, थोड़ा सा यहां ज्यादा। एंड बच्चों यहां और बात कर लेते हैं। एल्यूमिनियम में ध्वनि का वेग कितना होता है? 6420 मीटर पर सेकंड, और ग्रेनाइट में 6000, तथा सीसा या जिसको लेड कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? लेड। ओके, लेड जिसको PB से लिखा जाता है, में ध्वनि का वेग 5640 मीटर पर सेकंड होता है। एंड बच्चों तांबा है, तांबा में ध्वनि का वेग, जो कॉपर जिसको कहते हैं,
3560 मीटर पर सेकंड होता है। एंड इसी के साथ साथ हम लोहा की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? आयरन या लोहा। ओके बच्चों, लोहा में ध्वनि का वेग जानते हैं आप कितना होता है? 5130 मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है? 5130। एंड बच्चों इसी के साथ साथ हम कांच की बात कर लेते हैं। कांच में ध्वनि का वेग 5760 मीटर प्रति सेकंड होता है। एंड जो इस्पात होता है, क्या बोला बच्चों मैंने? इस्पात, या हम इसको स्टील कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टील भी कहते हैं। और हम इससे फौलाद के नाम से भी जाना जाता है। स्टील को समझना प्यारे बच्चों, स्टील भी कहा जाता है, फौलाद भी कहा जाता है और इस्पात भी कहा जाता है। इसमें ध्वनि का वेग एग्जैक्टली 6440 मीटर पर सेकंड होता है। प्योर स्टील की बात कर रहे हैं, बर्तन वाली स्पीड में तो कम होगा, लगभग 5700 आसपास होगा। बर्तन वाली स्टील में, जो प्योर स्टील होती है उसमें ध्वनि का वेग एल्युमिनियम से ज्यादा होता है। बात क्लियर प्यारे बच्चों? यहां एंड बच्चों वो एक बार और बात कर लेते हैं। एक बात, पारा जो होता है Hg, क्या बोला मैंने? Hg, जिसको पारा या मरकरी कहते हैं, इसमें ध्वनि का वेग 1460 मीटर प्रति सेकंड होता है। बात क्लियर? तो आप इसको याद करेंगे अच्छी तरीके से। और दूसरा पॉइंट क्या लिखा है यहां पे देखना, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो चाल और आवृत्ति, लिखा ना यहाँ पे, चाल आवृत्ति से स्वतंत्र होती है। यानी जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो चाल बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है, क्योंकि चाल आवृत्ति चाल से स्वतंत्र होती है। बात क्लियर? वर्षा में ध्वनि की चाल अधिक हो जाती है, क्योंकि वर्षा ऋतु में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, नमी बढ़ जाती है, ध्वनि का वेग भी अधिक हो जाएगा, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको समझाया था। नेक्स्ट बच्चों, अगली स्लाइड हम बात कर लेते हैं। जो ध्वनि की तीव्रता है या प्रबलता है, ध्वनि की तीव्रता या प्रबल, लिखा है ना, ध्वनि की प्रबलता कहते हैं, या बच्चों इसको कहते हैं तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? तीव्रता। तो ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? डेसिबल। अब डेसिबल क्या है? किसी का नाम था, ओके, वैज्ञानिक का। वैज्ञानिक डेसिबल ने ये ध्वनि की प्रबलता को मापा, इसलिए डेसिबल के नाम पर ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या हो गया? ये ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या हो गया? डेसिबल हो गया। लेकिन एक वैज्ञानिक और थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। क्या लिखा बच्चों? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने भी टेलीफोन का आविष्कार किया था। आप जानते हैं किसका आविष्कार किया था? टेलीफोन का आविष्कार किया। तो यहां बेल के नाम पर भी ध्वनि की तीव्रता का मात्रक वेल रखा गया। क्या रखा गया? वेल रखा गया। समझना प्यारे बच्चों। अब वेल बड़ा होता है या डेसिमल, बेल बड़ा है और ये कैसा है? ये छोटा मात्रक है। कैसा है बच्चों? डेसिमल कैसा मात्रक है? ये छोटा है। समझना, यहां ये कैसा मात्रक? छोटा। और ये मात्रक कैसा है? वेल कैसा मात्रक है? बड़ा। तो ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी और कई बार एग्जाम में और अन्य एग्जाम में पूछ लिया गया है बच्चों कि डेसिमल वेल का कितना भाग होता है? बेल के 10वें भाग को, क्या बोला मैंने? बेल के 10वें भाग को ही डेसिबल कहा जाता है। क्या बोला? बेल के 10वें भाग को, माफ करेगा, बेल के 1/10वें भाग को ही डेसिमल कहा जाता है। तो यहां याद रखोगे, इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेल के 10वें भाग को ही क्या कहते हैं? डेसिमल। अतः वेल बड़ा हुआ और डेसिमल छोटा होता है। नेक्स्ट, अगले पॉइंट पर पहुंचे बच्चों। अब ध्वनि की जो प्रबलता है, तीव्रता है, भिन्न भिन्न स्रोतों से अलग अलग होती है।
जैसे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे। इसके समझाने से पहले, जैसे कि हम धीरे धीरे बात करते हैं, हमारे घर में कुछ ऐसी पर्सनल बातें होती रहती है, शादी विवाह या और भी कार्यक्रम में, कहते हैं यार थोड़ा सा आओ कान में कुछ सुना देते हैं, वो ऐसे ऐसे कर लेना काम, है ना। तो इसको फुसफुसाहट कहते हैं। एसएससी ने इसको पूछा था, एसएससी ने पूछा है फुसफुसाहट करने पर धुन की प्रबलता या तीव्रता कितनी होती है। तो पहला पॉइंट हमने लिखा है बच्चों, यहां फुसफुसाहट करने पर, क्या बोला मैंने, फुसफुसाहट करने पर धुन की प्रबलता, ओके, करने पर धुन की प्रबलता जानते हो कितनी होती है, 20 डीबी होती है। कितनी होती है, 20 डीबी, 20 डेसिबल। अब यहां लिखा है रेन ड्रॉप। और भी बात करेंगे, साधारण बातचीत करते हैं, क्या बोला मैंने, इसकी बाद में बात करेंगे। साधारण बातचीत करते हैं तो जानते हो धुन की प्रबलता कितनी होती है, 40 से 45 डेसिमल होती है बच्चों। करने पर धुन की प्रबलता 40 से 45 डीबी, समझना प्यारे बच्चों। एंड जब यहां लिखे हुए हैं, जब सड़क पर जाम लगता है, लिखा होगा यहां 85 डीबी, 85 डीबी है। एंड इसके साथ साथ जो नहीं लिखा वो लिख देते हैं बच्चों। जो वीआईपी क्षेत्र होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ओके, वीआईपी कहते हैं ना, बड़े वीआईपी बन रहे हैं आप, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। वीआईपी क्षेत्रों में, क्या बोला बच्चों, वीआईपी क्षेत्रों में धुन की प्रबलता कितनी होती है जानते हैं आप। वीआईपी क्षेत्रों में कोई मिनिस्टर रहता है या कोई, है ना, जिला कलेक्टर्स हैं या मुख्य सचिव हैं, उन वीआईपी क्षेत्रों में धुन की प्रबलता बच्चों 60 से 70 डीबी निर्धारित की गई है। कितनी डीबी, 60 से 70 डीबी निर्धारित की गई है। एंड बच्चों जो शोर प्रदूषण होता है, क्या बोला मैंने, शोर प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण, समझना प्यारे बच्चों, शोर प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण की माप कितनी है, जब धुन की प्रबलता 85 डीबी से अधिक हो जाती है। यानी इसलिए हमें धुन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारे कान की मध्य परत फट जाती है, जिससे व्यक्ति बहरा हो जाता है। तो वीआईपी क्षेत्रों में कितनी निर्धारित की गई है, 60 से 70 डेसिमल। शोर प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण कितने पर होता है, या इसको वायु प्रदूषण भी कहते हैं, ओके, 85 डीबी कहते हैं। तो इसी तरीके से कुछ और भी दिए हुए हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। यहां लिखा है रेन ड्रॉप, देखना प्यारे बच्चों, यानी वर्षा, जब वर्षा होती है पानी रिमझिम बरसता है, टिप 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 पानी बरसता है ना, तो 40 डेसिमल। नॉर्मल कंजर्वेशन, सामान्य हलचल 60 डेसिमल। एंड बच्चों बिजी सिटी ट्रैफिक, यानी ट्रैफिक बिजी हो गया, सड़क पर जाम लगा है, तो 85 डेसिमल। यहां लिखा है हेयर डायर्स, कुछ लोग हेयर डाई लगवाते हैं, बालों को सीधा कराते हैं, कहीं ऐसा कराते हैं, तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना, मस्तिष्क में वाइब्रेशन जा रहा है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसलिए हेयर डाई नहीं कराना चाहिए। तो डाई जब जल रही है तो आवाज 90 डेसिमल है उसकी धुन की प्रबलता। एंड बच्चों रॉक्स, कंसर्ट रॉक्स माने चट्टान चटकती है, क्या बोला मैंने यहाँ पे, चट्टान, ओके, चट्टान चटकती है तो 105 डेसिमल। एंड चैन शो करते हैं तो 110 डेसिमल। एंड बच्चों एन आई पॉइंट वीक वॉल्यूम किसी का 115 डेसिमल तक होता है। एंड जक्स हैमर्स का मतलब क्या होता है, हथौड़ा, क्या बोला बच्चों, हथौड़ा होता है, लोहे का हथौड़ा, तो हथौड़ा किसी में मारते हैं तो आवाज धम धम होती है, उसकी तीव्रता 120 डेसिमल। एंड गनशूट, गन माने बंदूक, ओके, तो बंदूक से जब गोली निकलती है तो कितनी तीव्रता है, 140 डेसिमल है। बात क्लियर। नेक्स्ट बच्चों रॉकेट यान होता है, क्या बोला,
रॉकेट यान आगे बढ़ता है तो इसकी ध्वनि की प्रबलता 140 से, माफ करेगा, इस ध्वनि की प्रबलता 130 से 140 डीबी सामान्यतः रहती है। एंड बच्चों डीजे बजता है, क्या बोला मैंने, डीजे सुना है आपने और आप मौज मस्ती करते हैं, जिसको डिस्क, क्या बोला मैंने, डिस्क जॉकी, JOCK, डिस्क जॉकी, उसकी धुन की प्रबलता बच्चों स्टार्टिंग में 120 पर स्टार्ट होता है और इसकी प्रबलता मैक्सिमम 160 डीबी होती है। समझिए, है बहुत ज्यादा है। एंड इसके साथ साथ अगला पॉइंट जो मशीन गन होती है, क्या बोला मैंने, मशीन गन की ध्वनि की प्रबलता, मशीन गन की प्रबलता जो हमारे आर्मी के पास है, इसकी ध्वनि की प्रबलता बच्चों 150 से 160 डीबी होती है। एंड जो मिसाइल है, क्या बोला, मिसाइल या प्रक्षेपास्त्र कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, प्रक्षेपास्त्र की ध्वनि की प्रबलता 170 से 180 डीबी होती है। और बाकी जो शेष रह गए हैं हम आपको पीडीएफ में डाउनलोड करा देंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगली स्लाइड में पहुंचे बच्चों। यह लिखा है तारत्व क्या होता है। तारत्व है क्या, यह ध्वनि का वह गुण है जो ध्वनि को हल्का या भारी, या ऐसे कह सकते हैं यह ध्वनि का वह गुण है जो ध्वनि को हल्का और मोटा या पतला और मोटा करता है। क्या बोला, यह ध्वनि का वह गुण है जो इसे यानी ध्वनि का वह गुण है जो इसे मोटी और हल्की या पतली और भारी बनाता है। कहते ना आवाज बहुत भारी है, आवाज उनकी बहुत पतली है, आवाज बहुत भारी है, आवाज मोटी है, उनकी आवाज मोटी नहीं है, हल्की है। तो ये क्या है, ये तारत्व है। इंग्लिश में कहते हैं पिच, क्या कहते हैं बच्चों, PITCH। तो क्या है, तो आप कहोगे यह धुन का वह गुण है, फिर इसके बारे में बताएंगे, यह धुन का वह गुण है जो धुन को हल्का या मोटा या पतली और भारी बनाता है। और तारत्व का मान आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है बच्चों, आवृत्ति का मान, तारत्व का मान किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर लिखा है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। अब समझना बच्चों, जब आवृत्ति का मान ज्यादा होगा तो तारत्व का मान भी ज्यादा, तो ऐसी ध्वनि पतली सुनाई देगी। चाची लिखा ना, हाई अप और हाई, डाउन और लो। इसका मतलब क्या है, अप और हाई, यहां डाउन और लो, यहां इसका मतलब यह है, अगर यहां समझना बच्चों, अप माने ज्यादा है, तारत्व अप है, हाई है, कैसा है, तारत्व का मान ज्यादा है, तारत्व ज्यादा है तो आवाज पतली डाउन होगी। कैसी होगी, पतली होगी। तारत्व ज्यादा, जैसे कि हमारी माता बहनें हैं, बच्चे के रोने की आवाज है, बिल्ली के रोने की आवाज है, मक्खी है, मच्छर है, इनकी धुन की आवृत्ति कैसी है, ज्यादा, तो तारत्व भी कैसा है, ज्यादा, तो इनकी धुन कैसी है, लो डाउन, यानी पतली सुनाई देती है। कैसी सुनाई देती है, पतली। अब जैसे पुरुष लोग हैं, नर लोग हैं, उनकी धुन की आवृत्ति भी कम और तारत्व भी कम, ओके, कम, तो धुन कैसी सुनाई देगी, हाई, मोटी सुनाई देगी। अभी लिख देते हैं, ओके, एक बार फिर समझना प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला, तारत्व का मान किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगर आवृत्ति का मान बढ़ेगा तो तारत्व का मान भी बढ़ेगा। ये दोनों कैसी हो गई, अधिक हो गई। कैसे होगी बच्चों, तारत्व भी अधिक, आवृत्ति भी अधिक और तारत्व भी अधिक, तो ध्वनि कैसी होगी,
ऐसी कंडीशन में ध्वनि कैसी होगी, यहां लिख दिया मैंने, ये अधिक तो ध्वनि, यही लिखा, ध्वनि पतली या ऐसे कह सकते हैं सुरीली, सुरीली सिंगर लोग होते हैं, सुरीली सुनाई देगी। बात क्लियर? पतली या हम हल्की लिख सकते हैं, यहां पे क्या लिख सकते हैं, हल्की। बात देखिए ना, वहां लिखा था आवृत्ति भी अधिक है, तारत्व भी अधिक है, तो दोनों पतली या हल्की या सुरीली सुनाई देगी। जैसे इसके एग्जाम्पल कौन हो गए, जैसे जो भी मादा जीव है, क्या बोला बच्चों, अधिकांश मादा जीव, मादा जीव, मादा जीवों की ध्वनि, समझ। अब मादा जीवों की ध्वनियां जो भी है, हमारी माता में ने बिल्ली रोती है उसकी आवाज अलग है, गाय की आवाज अलग है, देखा आपने। तो ये कंडीशन है इनकी, क्योंकि मादा जीवों की ध्वनि की आवृत्ति भी ज्यादा है, तारत्व भी ज्यादा है, इसलिए आवाज पतली, सुरीली और हल्की सुनाई देगी। नेक्स्ट बच्चों, अब जिसका तारत्व भी कम और आवृत्ति भी कैसी है, कम, यानी आवृत्ति पहले बोलेंगे, आवृत्ति पहले बोलेंगे और तारत्व बाद में है, ओके। आवृत्ति भी कम और तारत्व भी कम, तो ऐसी ध्वनियां कैसी सुनाई देगी बच्चों, ऐसी ध्वनियां मोटी कह सकते हैं या हम यहां भारी कह सकते हैं, सुनाई देगी। बात क्लियर? तो भारी सुनाई देगी, जैसे कि मादा जीवों की आवाज, समझना प्यारे बच्चों, मोटी सुनाई देगी, जैसे, माफ करेगा मादा भूल गया, जैसे नर जीवों की ध्वनि, किसकी, नर जीवों की ध्वनि। बात क्लियर? हमारी आवाज भारी है, देखा, हमारे सिस्टर है, हमारी मदर है, उनकी आवाज पतली है, क्योंकि हमारे ध्वनि की आवृत्ति भी कम है और तारत्व भी कम है, इसलिए आवाज मोटी भारी सुनाई देती है। बात क्लियर? तो यहां ये बात क्लियर होती है। अगली स्लाइड पर पहुंचे बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड, यहां लिखा प्रतिध्वनि, इसको इंग्लिश में इको कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इको कहते हैं। तो यहां ये इको क्या होता है, ECHO, इको। क्या है इको? समझना, ये सेंडर है, सेंडर माने प्रेषित, ध्वनि को प्रेषित करने वाला, भेजने वाला, और रिसीवर माने ये रिसीव करने वाला, ग्रहण करने वाला। अब जब ध्वनि किसी यहां से निकल के ऐसे रेड सिंबल दिखाई दे रहे हैं आपको, ये ध्वनि यहां आगे यहां तक जा रही है और ये कोई ऑब्जेक्ट माने वस्तु रखी हुई है। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या है, वस्तु, और वस्तु से ध्वनि टकराई और टकरा करके फिर देखो वापस चल दी है, ग्रीन कलर वाला सिंबल दिखाई दे रहा है ना, ये यहां से ध्वनि गई और वापस यहीं आ गई, इस घटना को ही हम प्रतिध्वनि कहते हैं। अब इसका मतलब क्या परिभाषा, जब ध्वनि किसी अवरोधक, ये अवरोधक है, रुकावट है, जब ध्वनि किसी अवरोधक से टकराकर, अवरोधक से टकराकर और मुड़कर वापस सुनाई देती है, इस घटना को ही प्रतिध्वनि कहते हैं। एक बार फिर, जब ध्वनि किसी अवरोधक से टकराकर और मुड़कर वापस सुनाई देती है, इस घटना को ही प्रतिध्वनि या इको कहते हैं। अब अवरोधक कितनी दूर होना चाहिए, लिखा है अवरोधक की न्यूनतम दूरी, एग्जैक्टली आंसर ये होता है बच्चों 16.6 मीटर होना चाहिए, थोड़ा सा 0.4 कम है, अतः 17 भी एग्जाम में आता रहता है। तो दोनों ऑप्शन आ जाए तो हम यही करेंगे, और ऐसे आ जाए 17 मीटर, 18 मीटर, 22 मीटर, 25 मीटर, तो आंसर 17 ही करेंगे। यानी अब समझना, हम यहां खड़े हैं और हमारे से दीवार 17 मीटर दूर है, कितने मीटर है, 17, हमने इसको 17 बोल दिया, 17 मीटर दूर है और हम बोल रहे हैं, तो हमारी धुन यहां से निकल करके दीवार से टकराएगी और टकरा करके हमें वापस सुनाई देगी, इस घटना को ही प्रतिध्वनि कहते हैं। जैसे कुएं में, गांव में कुएं हैं, शहरों में कुएं हैं, बंद हो गए लगभग, कुएं में हेलो करते हैं तो मेरी आवाज हमें ही सुनाई देती है। पहाड़ी क्षेत्र में हम जाते हैं तो आवाज, पहाड़ी क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, हम बोलते हैं तो हमारी ध्वनि हमें ही सुनाई देती है, तो यही क्या है, प्रतिध्वनि है। क्या है बच्चों, प्रतिध्वनि है। लेकिन अब डिस्टेंस कम है और धुन टकरा करके हमें सुनाई दे रही है, तो ये
परावर्तन भी कह सकते हैं, ध्वनि का परावर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? ध्वनि का परावर्तन। जब ध्वनि किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस सुनाई देती है, इसे प्रतिध्वनि भी कहते हैं, इसे परावर्तन भी कहते हैं, ध्वनि का परावर्तन। बात क्लियर? नेक्स्ट बच्चों, अब यहां ये आपने देख लिया। अब जो ध्वनि डिस्टेंस कितनी है? 17 मीटर। इतनी डिस्टेंस है तो ये ध्वनि एग्जैक्टली 1 सेकंड में सुनाई देती है। तो सवाल ये आता है ना, प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? इतनी। प्रतिध्वनि कितने सेकंड बाद सुनाई देती है? 1 सेकंड बाद सुनाई देती है। इसी के साथ बच्चों ये टाइम को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को यहीं विराम लगाते हैं और अगला पॉइंट्स जल्दी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों इजाजत दीजिए। नमस्कार।